हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लास हम आगे स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया था। पिछले क्लासेस तक हम लोगों ने अपने सेगमेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्लियर कर लिया था। यानी अब हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यानी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अच्छे से कवर कर चुके हैं। आज की हमारी अगली क्लासेस जो है वो हम बात करने वाले हैं आज डाइपोल मोमेंट के, कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आज हम ये समझेंगे। अब डाइपोल मोमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक हम लोगों ने पढ़ा था फजान रूल। तो फजान रूल में हमने क्या सीखा था। फजान रूल में हमने सीखा था कि किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना % कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ये बताता है फजान रूल। यानी कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट इन आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट इन आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड फजान रूल। यानी फजान रूल से हम ये बता सकते हैं कि हमारे किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना % कोवेलेंट कैरेक्टर अवेलेबल होता है। वहीं पर अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट से हम बता सकते हैं कि हमारे किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में कितना % आयनिक कैरेक्टर होता है। यानी फजान रूल और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल है। एक आयनिक कैरेक्टर को बताता है कोवेलेंट में, तो दूसरा कोवेलेंट कैरेक्टर बताता है आयनिक में। अभी इसमें क्लियर है सबको। तो डाइपोल मोमेंट क्या बताएगा, डाइपोल मोमेंट बताएगा परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, सॉरी परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को बताने का काम करेगा डाइपोल मोमेंट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट को, ठीक है। तो देखिए डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, म्यू से इंडिकेट करते हैं। अब ये डाइपोल मोमेंट एक्चुअली कहना क्या चाहता है ये समझिएगा। तो कोई अगर पूछे तो सीधा बताएंगे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, इन कोवेलेंट बॉन्ड। यानी किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कितना % अवेलेबल होता है, ये चीज पता कर पाते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट से। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान है। अब डाइपोल मोमेंट का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। अगर कोई कहे डाइपोल मोमेंट निकालेंगे कैसे, तो आप बोलेंगे डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंटू डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हम ऐसे लिख दें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इसको हम लोग D से, इसको हम लोग Q से, और ये म्यू है ही है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। यानी अगर कोई एक मॉलिक्यूल है, तो हर एक मॉलिक्यूल है तो उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे होंगे या जो भी बॉन्ड बन रहे होंगे, उन बॉन्ड का अपना एक क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। अब जो डाइपोल मोमेंट होता है वो उस एलिमेंटों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और उनके बीच की, मैं यहां पे एक वर्ड लगा दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसको ऐसे कर लीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने से मिल जाता है। अब एक समझिएगा, अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक एलिमेंट ए है और मान लेते हैं कि ये एक यहां बी है और एक यहां बी है, या ये ए है, बी सी, और ये मान लेते हैं एक लगा है डी, सपोज करिएगा। तो अगर मैं कहूं कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो Q1 है, यहां जो है वो Q2 है, और यहां जो है वो Q3 है। ध्यान समझिएगा, Q1, Q2, Q3 इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन AB, AC और AD। ये तो उनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया। अब उसके बाद इनकी डिस्टेंस को क्या लेके चल रहे हैं, इनकी डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि ये D1 है, ये D2 है और ये D3 है। तो ऐसे केसेस में
इनका जो डाइपोल मोमेंट हर बॉन्ड का होगा, इसका हो जाएगा μ1, इसका हो जाएगा μ2 और इसका हो जाएगा μ3। समझ रहे हैं ना? μ1 μ2 μ3। μ1 क्यों? क्योंकि μ1 बराबर हो जाएगा μ1 इक्वल टू Q1 इंटू D1। μ2 बराबर क्या हो जाएगा? Q2 इंटू D2। μ3 बराबर क्या हो जाएगा? Q3 इंटू D3। अब बताओ, यहां पर तीनों जो बॉन्ड आपके पास अवेलेबल हैं सबके पता है, μ1 Q1 इंटू D1, Q2 इंटू D2, Q3 इंटू D3। ये तीनों जो पड़े हैं, अब ये तीनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब सेम कब होंगे? जब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और डिस्टेंस इक्वल होगा तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, अलग अलग होगा तो अलग अलग हो जाएंगे। इस तरीके से ये निकाल सकते हैं। अब अगर आपको हर एक बॉन्ड का अलग अलग कि इसका कितना है पता हो, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, मतलब नेट मॉलिक्यूल का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, ये तो आपने पर्टिकुलर बॉन्ड का निकाला ना, ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर डाइपोल मोमेंट का क्या फर्क पड़ता है। अगर हम रिजल्टेंट की बात करें, μr बोल देते हैं, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है √μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। ये होता है आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालने का बेसिक फॉर्मूला। यानी अगर आपको मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट चाहिए तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट में μ1 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर और 2μ1 μ2 cos थीटा। अब यहां पर एक फैक्टर अप्लाई करता है, ध्यान समझिएगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यानी μr की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये दोनों तो हो साथ में ये वाला ऐड हो जाए। तो यहां पर थीटा की वैल्यू, थीटा क्या है? डिग्री है, एंगल है, कितने एंगल का ये, कितने एंगल पे ये प्रेजेंट है। तो अब ये क्या होता है, अगर मान लेते हैं 0 डिग्री है, तो यहां थोड़ा ध्यान देंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ μr कब होगा? व्हेन, यहां समझिए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए? 0 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो cos 0 कितना होता है? आप बताओ। cos 0 होता है 1। cos 0 कितना होता है? 1। अगर cos 0 1 होता है तो +1 होता है, समझ रहे ना, 1 यानी +1। तो 1 में इनका मल्टीप्लीकेशन करने पर ये चीजें इसमें ऐड होगी और ये वैल्यू मैक्सिमम में आएगी। यानी अगर व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए? 0 डिग्री हो जाए तो हमको मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिलेगी। अच्छा, मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ μr, यानी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की मिनिमम वैल्यू आपको कब मिलेगी? मिनिमम वैल्यू तब मिलेगी व्हेन, बोल दो, आप खुद बोल दो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री होगा तो cos 180 डिग्री की वैल्यू आपको पता है? cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। जैसे माइनस लगाएंगे तो ये फ्रंट में -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी इन दोनों को ऐड करके इतना आपको माइनस कर देना है, तो यानी ये मिनिमम में चला जाएगा। अब यानी अगर 0 है तो मिनिमम, सॉरी 0 है तो मैक्सिमम और 180 है तो मिनिमम। यानी 0 और 180 के बीच में अलग अलग चेंजेस होते रहेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि एंगल जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, डाइपोल मोमेंट यानी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाएगी। इनके बीच का एंगल यानी बॉन्ड एंगल जितना कम होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और जब यही बॉन्ड 180 पे पहुंच जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब आपको समझ में बात आई या नहीं आई? जैसे अगर एक एग्जाम्पल पूछें कि ये एक हमारे पास, अभी हम, चलिए ठीक है, अभी एग्जाम्पल हम बाद में पूछेंगे, पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बार हम फिर से आपको बताते हैं,
व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? तो डाइपोल मोमेंट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर के परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वहां पर जो उसे म्यू से इंडिकेट करते हैं और म्यू बराबर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को Q से, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को D से, तो Q इंटू डी इक्वल टू म्यू हो जाएगा। अब म्यू आर यानी रिजल्टेंट की बात यहां हमने समझाया पहले कि मान लीजिए हर एक का इनका डिफरेंस Q1, इनका डिफरेंस Q2, इनका डिफरेंस Q3, इनके बीच की डिस्टेंस D1, ये D2, ये D3। तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर इसका पर्टिकुलर का वो डाइपोल मोमेंट निकालें तो म्यू1, तो ये हो जाएगा Q1 इंटू D1, इसका म्यू2 Q2 इंटू D2, म्यू3 Q3 इंटू D3। इस तरीके से आप डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हमने किया। फिर ये आपको बता दिया फॉर्मूला होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम आएगा, 180 पे मिनिमम आएगा और इन दोनों के बीच में चेंजेस होते रहेंगे। अब हम चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें चेक करते हैं कि वो कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट है या नहीं है। हाँ, एक बात और, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहे हैं, हम उनको बता दें यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात तो ये, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हो, यानी इसमें डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। तो इट इज अ, कैसे डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है अभी हम समझाते हैं। ये एक डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये आप समझ लीजिए। अगला पॉइंट क्या कहता है? we draw a arrow from less electronegative element to more electronegative एलिमेंट। यानी यहां पर हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ एक एरो खींचते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको, इतनी चीजों को आप कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे इस पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। चलिए यहां पर हम एक एग्जांपल कुछ लेते हैं और पहले समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिएगा कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया, हमने CO2 का एग्जांपल ले लेते हैं। किसका? CO2 का। तो पहले तो स्ट्रक्चर बना लीजिए, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अभी हम एग्जांपल, जनरल एग्जांपल समझा रहे हैं। आपको करना क्या है? मैंने कहा था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एक एरो खींचना है। कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो आपको क्या करना है? एक एरो खींचना है कार्बन से ऑक्सीजन की साइड। तो कार्बन से ऑक्सीजन की साइड हमने एक एरो खींच दिया। एरो के टेल पे यहां पर एक प्लस का सिंबल बना देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे ही अब इधर भी यही करना है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये ऑक्सीजन एटम अलग है? नहीं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्या कार्बन बदला है? नहीं, जो कार्बन ऑक्सीजन यहां वही कार्बन ऑक्सीजन यहां है। तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी है Q1 Q2 वो दोनों सेम आएगी, यानी Q1 बराबर Q2 के हो जाएगा। डिस्टेंस, जो डिस्टेंस यहां पर आएगा वही डिस्टेंस तो यहां पर आएगा, यानी D1 बराबर D2 के हो जाएगा। तो जो म्यू1 होगा, अगर हम कहें कि ये म्यू1 है और ये क्या होगा? म्यू2, तो आपको क्या मिलेगा? म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 मिल जाएगा, मिलेगा नहीं? तो ऐसे केस में म्यू आर जो होगा वो इक्वल टू किसके हो जाएगा? 0 के हो जाएगा। अब बताओ, अगर म्यू आर 0 हो गया, इसका मतलब हुआ कि इस बॉन्ड में कोई भी पोलैरिटी नहीं है। हम निकाल रहे थे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ना कोवैलेंट बॉन्ड में, और आयनिक कैरेक्टर कितना आया? 0। इसका मतलब ये बॉन्ड पोलर नहीं है, आयनिक परसेंटेज है ही नहीं, ये कोवैलेंट कैरेक्टर है। तो अगर ये आयनिक कैरेक्टर इसके अंदर नहीं है, यानी ये नॉन पोलर है। जबकि देखो बॉन्ड पोलर है,
बॉन्ड पोलर है, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। आगे जब आप केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इनके इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट करके ऑक्सीजन पे ले जाएंगे, कहेंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इसलिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। लेकिन जब हम पूरे मॉलिक्यूल के पोलैरिटी की बात करें तो वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी तेजी से ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन खींचेगा उतनी ही तेजी से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये वाला ऑक्सीजन भी खींचेगा। जब दोनों ऑक्सीजन बराबर एनर्जी से खींचेंगे, दोनों की बराबर ताकत है, तो एक दूसरे के पावर को अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो कैंसिल आउट कर देंगे और नेट रिजल्टेंट जो है वो कुछ नहीं बचेगा और नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। अभी समझ में आई बात कुछ की नहीं आई? बोलो। तो अब अगर कोई कहे कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक किसे कहते हैं? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम एक ही जैसे होते हों, तो क्या उनमें कुछ डाइपोल मोमेंट जैसा होगा? बेटा नहीं होगा। आप बताओ, जब होमो एटॉमिक है, दोनों सेम है, तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही जीरो हो जाएगा। जब उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो गया तो फिर ऐसे केसेस में उनके में डाइपोल मोमेंट का तो कोई चांस नहीं बनता। जैसे अगर मैं कहूं HH है, ध्यान दीजिएगा, HH है, N ट्रिपल बॉन्ड N है, O डबल बॉन्ड O है, ठीक है, फिर Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, कुछ भी ऐसा होमो एटॉमिक है, जितनी पावर इसकी उतनी पावर इसकी, सब एक दूसरे को कैंसिल, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। अभी इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक हेट्रो एटॉमिक ले लेता हूं, हेट्रो का मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दो एलिमेंट अलग अलग हों, हेट्रो एटॉमिक ले लिया, तो ऐसे केस में आप बताओ क्या करना है आपको? लेस से मोर की तरफ बॉन्ड खींचना है। तो लेस कौन है? ये। मोर कौन है? ये। इधर एरो खींचना है। तो क्या बताओ, आपको नहीं लग रहा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली क्लोरीन की साइड शिफ्ट हो रहा है? तो शिफ्ट हो रहा है तो यहां पर म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, यानी वो जीरो तो नहीं होगी। अब कितनी होगी ये एग्जैक्ट निकालने के लिए हमको इनकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आपको कभी वैल्यू नहीं कैलकुलेट करने के लिए आएगा, सिर्फ ये पूछेगा डाइपोल मोमेंट है या नहीं है, तो आप वो ऐसे बताना है। अच्छा, अगर कोई पूछे आपसे कि क्या BeF ये पोलर है या नॉन पोलर, या हम BF ले लेते हैं, तो अब बताओ क्या ये पोलर है या नॉन पोलर? तो आप कहोगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और बोरॉन की कम होती है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कुछ आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, दैट्स इट। तो अगर हम बोरॉन ट्राईफ्लोराइड ले लें, यानी बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, ये बोरॉन एटम है, इसके साथ 3 फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं। कितने फ्लोरीन एटम लगे हैं? 3 फ्लोरीन एटम। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैंने कहा था एरो लेस से मोर की तरफ खींचना है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बोरॉन। ये ज़्यादा है तो इधर एरो आएगा, फिर ऐसे ये एरो इधर जाएगा, फिर ऐसे ये एरो इधर जाएगा। अब बताओ क्या ये तीनों एक दूसरे से अपोजिट, सब एक दूसरे के अपोजिट है? जैसे अगर ये एक मार्कर है, इसको 3 से इक्वल एंगल 120 पे बांध दें, तो क्या जब तीनों हर तरफ से 120 डिग्री से खींचा जाएगा तो क्या सारे फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर देंगे, कैंसिल नहीं कर देंगे? और जब सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि हर तरफ से बराबर डिस्टेंस से बराबर ताकत से खींचा जा रहा है और एंगल भी सेम है। तो जितनी भी फोर्सेज इसके ऊपर अप्लाई होंगे सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कैंसिल कर देंगे, और जब सब कैंसिल कर देंगे तो रिजल्टेंट कुछ नहीं बचेगा। यानी ये जो जितना अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा उसको ये कैंसिल करेगा, ये जो लगाएगा ये सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। अब समझने की बात क्या है कि यहां पर जो बॉन्ड है वो पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है। बॉन्ड कैसा है? पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर है। तो ये बात आपको समझनी है, बॉन्ड पोलर हो सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, हम बहुत सारे एग्जाम्पल को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए आगे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और इसमें एक क्लोरीन यहाँ पर लगा है, एक क्लोरीन यहाँ पर लगा है। ऐसे मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूँ और इसमें एक क्लोरीन मान लेते हैं यहाँ लगा है, एक क्लोरीन यहाँ लगा है। फिर मैं एक और मॉलिक्यूल ले लेता हूँ और इसमें एक क्लोरीन यहाँ लगा है और एक क्लोरीन यहाँ लगा है।
अब आप बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा। देखो पहली बात तो मैंने क्या बताया था, एंगल बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये इधर लगा रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, ये इधर लगा रहा है, एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट मिल रहे हैं, एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर देंगे, यानी यहां पर ये बराबर 0 के हो जाएगा। चलिए यहां की बात करें तो यहां पर ये क्या हो रहा है, इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, यानी रिजल्टेंट किधर लग रहा है, रिजल्टेंट आपका इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका म्यू आर है। तो रिजल्टेंट कुछ तो होगा, जो भी होगा वो 0 तो नहीं होगा। ऐसे ये इधर, ये इधर, रिजल्टेंट इधर जाएगा म्यू आर, जो भी होगा बट वो 0 तो नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि इस वाले और इस वाले में कौन ज्यादा होगा, किसकी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सा डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा। तो अभी बताया था कि जब एंगल जैसे जैसे बढ़ने लगेगी डाइपोल मोमेंट कम होने लगेगा, यानी एंगल कम होने पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। आपको बता चुका हूं ऑर्थो है तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल लग रहा है, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट कम होगा, 60 डिग्री एंगल कम है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो अब बताओ कोई पूछे कि इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप कौन बताओगे, इसको लेस स्टेबल, इसको मोर स्टेबल। तो इसको क्या बताओगे, लेस स्टेबल, इसको क्या बताओगे, मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट कम है और इसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। ठीक है, ये तो बेसिक फंडा हो गया डाइपोल मोमेंट का। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा और आपको उन एग्जांपल पे करना है, लेकिन अभी मैं जनरल समझा दूं जो चीजें समझनी है। तो रिंग का केस समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, सिस और ट्रांस का केस ले लीजिए, सिस एंड ट्रांस। अब अगर हम सिस और ट्रांस की बात करें तो सिस और ट्रांस में याद रखिएगा कि सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, यानी सिस का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, ट्रांस के कंपेयर में। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है। अब सिस ट्रांस होता क्या है, तो अगर दो ग्रुप सेम डायरेक्शन में लगे हों तो सिस, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हों ट्रांस कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से 2 क्लोरीन एटम लगे हैं, एक Cl यहां से, एक Cl यहां से, और एक H है और ये भी H है, एक ये मॉलिक्यूल है। मैं थोड़ी सी छोटी चीज़ों को थोड़ा इरेज कर देता हूं सो दैट हमको थोड़ा सा आसानी हो जाए। और एक मैं फिर बनाऊँ C डबल बॉन्ड C, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। अब मैं पूछूं तो क्या है, तो आपको पहले मैं बता दूं ये सिस है और ये ट्रांस है। अब कैसे पता आपको कौन सिस है कौन ट्रांस है, तो यहां देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं, ट्रांस सेम डायरेक्शन में लगे हैं सिस। तो जब ये सिस है तो अब बताओ लेस से मोर की तरफ, यानी कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, इधर, यानी ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो बताओ नेट रिजल्टेंट आपको कहां जाता दिखाई दे रहा है, अपवर्ड जा रहा है। नेट रिजल्टेंट जब अपवर्ड जा रहा है तो इसमें डाइपोल मोमेंट आ रहा है। यहां चलो, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो बताओ कैंसिल कर रहा है, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड, तो एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर, अपोजिट जा रहे हैं, यानी डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देंगे, यानी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अरे देखो ये नीचे तो ये ऊपर, ये ऊपर ये नीचे, कैंसिल कर दे रहा है। यहां देखो ये ऊपर, सॉरी ये ऊपर ये ऊपर, दोनों ऊपर, ये ऊपर ये ऊपर, ये भी ऊपर, सब ऊपर जा रहे हैं। तो यानी जहां पर पोलैरिटी ज्यादा होगी यहां पोलैरिटी कम होगी। तो ट्रांस में डाइपोल मोमेंट कम होता है, सिस में ज्यादा होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले जब आपको डाइपोल मोमेंट पूछा जाए किस मॉलिक्यूल में किस में जाता है, तो आपको पहला काम उसका स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाए तो डाइपोल मोमेंट में प्रॉब्लम होगी।
बेसिकली आप समझ लीजिए कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो रहा हो। इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, कॉपी करना कर लीजिए, फिर इरेज कर देता हूं। देखिए ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या नहीं होता हो जैसे मैं बताऊं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना होता हो और सारे बॉन्ड सेम होते हो, वहां पर डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। अब अगर कोई कहे आपसे कि अच्छा बताओ NH3 एंड NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके, NH3 और NH3 में किसका डाइपोल, आप एनसीईआरटी बुक ओपन करके क्वेश्चन को खोज लीजिएगा, आउट ऑफ NH3 एंड NF3 विच वन इज मोर। और बच्चे 100% गलत करके आते हैं एग्जाम में, उनको लगता है यहाँ पर फ्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोजन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का कम होगा। लेकिन बाबू ऐसा करने से पहले एक बार स्ट्रक्चर बनाना ना भूले। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर NH3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां से आप देखेंगे कि इसका मैं आपको अब स्ट्रक्चर वेस्पर थियरी से पढ़ा चुका हूं, तो आपको स्ट्रक्चर बनाने आ जाना चाहिए। ये लोन पेयर हो गया और ये 3 बॉन्ड हो गए। ऐसे इसका बनाओगे तो ये नाइट्रोजन हो गया, एक फ्लोरीन हो गया, ये दूसरा फ्लोरीन हो गया, ये तीसरा फ्लोरीन हो गया और ये लोन पेयर। स्ट्रक्चर तो दोनों के सेम है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब यहां बताओ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। और याद रखिएगा लोन पेयर का हमेशा एलिमेंट से लोन पेयर की तरफ ही जाता है, इसकी भी अपनी होता है पोलैरिटी, तो एलिमेंट से लोन पेयर की साइड। तो सब रिजल्टेंट कहां जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। यहां आओ, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, और इसका नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ। तो 3 नीचे आ रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है, यानी इसमें कैंसिल हो रहा है, लेकिन इसमें सब ऐड हो जा रहे हैं। तो जब सब ऐड हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसमें कैंसिल हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। अभी बताओ नहीं आया समझ में? यानी किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकालना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से NF3 का डाइपोल मोमेंट कम होता है जबकि NH3 का ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो डाइपोल मोमेंट का केस इजी है, मैंने बताया सिस ट्रांस में हमेशा ट्रांस का कम होगा, सिस का ज्यादा होगा। और बाकी केसेस आते हैं तो लोन पेयर आएगा तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, लोन पेयर के केस में स्ट्रक्चर बनाना होगा। अगर लोन पेयर नहीं है मॉलिक्यूल में तब तो आपका, जैसे अभी मैं कहूँ सल्फर है SO3, तो SO3 ले लो, इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, तीनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, म्यून रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। आगे SO2 ले लो, तो इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, लेकिन ऊपर एक लोन पेयर बच जाएगा, तो इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, तो नेट ऊपर 1 नीचे 2, तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड आ जाएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो रहा था, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अब बताओ डाइपोल मोमेंट में कोई प्रॉब्लम है? तो ये है आपका डाइपोल मोमेंट, छोटी सी टॉपिक। उम्मीद है आपको डाइपोल मोमेंट भी समझ में आ गया होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैसे होता है, और भी बहुत मॉलिक्यूल है, आप प्रैक्टिस करिए। किसी मॉलिक्यूल को आपको नहीं आता है जिसका, तो आप कमेंट सेक्शन में आप उस मॉलिक्यूल को दे दीजिएगा, हम आपको डेफिनेटली किसी भी लेक्चर में उसको बता देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी करिए। और थोड़ा सा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर लाइक करके जरूर जाया करिए, उससे एक एनर्जी मिलती है, हमको लगता है नहीं हाँ एफर्ट अच्छा हो रहा है, लाइक हो रहा है, तो हमको लगेगा नहीं अच्छा हो रहा है, तो हम इस पर मेहनत मेंटेन किए रहेंगे। तो थोड़ा सा लाइक, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू।